जी वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये हो रही थी कि जो आज़ाद अरकान जीत कर आएंगे उनका फ्यूचर क्या होगा। क्या पीटीआई बतौर सियासी जमात एग्जिस्ट करती है स्टिल, और क्या ये लोग जो जीत कर आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के साथ इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आएंगे, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाद में ज्वाइन कर सकेंगे या नहीं। तो इसके ऊपर हम एक डिबेट भी कर रहे थे। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट और एनालिस्ट जनाब फैसल चौधरी साहब ने, और साथ साथ हमें पीटीआई के ही सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आप दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में और डिस्कशन में। और मेरा ख्याल है यही वाला क्वेश्चन जो है वो जरा चौधरी साहब से भी पूछ लेते हैं, हाँ, कि वो इसको कानूनी तौर पर कैसे देख रहे हैं। चौधरी साहब, आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त पर, और मुस्तरद कर दी उनकी ये दरख्वास्त कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट तस्वुर किया जाए, और वो कह रहे हैं कि आप उसके कैंडिडेट नहीं, आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो आज़ाद हैसियत से जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे, या एज ए पार्टी अब वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती इलेक्शन कमीशन में। चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल एरर है, वो जरा दूर हो जाता है तो उसके बाद कर लेते हैं। वो सभी नाम जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो बताया था हमें कि जब वो बल्लेबाज के निशान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि इन्होंने एक जमात का जो है पहले उसके साथ वाबस्तगी शो की है नामजदगी में, कागजात नामजदगी में, अब ये दूसरी जमात की तरफ नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन ये सवाल ले लें, बड़ा अच्छा सवाल है। चौधरी साहब से पहले ले लेते हैं, वो जरा लॉयर है ना, तो लीगल ओपिनियन आ जाए। चौधरी साहब, अगर आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया था तो आंसर कर दे, अदरवाइज मैं रिपीट कर देती हूँ। नहीं, आपका क्वेश्चन ये था कि क्या तहरीक इंसाफ जो है, जो आज़ाद अरकान आते हैं, क्या वो तहरीक इंसाफ के को ज्वाइन कर सकेंगे कि नहीं। जी जी बिल्कुल। देखिए, इसमें अभी ये फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी तो जरूर है इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है उसमें वो मौजूद हैं, तो क्या उसमें वो जो अरकान आज़ाद हैसियत रखते हैं, बेसिकली तो आज़ाद अरकान ने 3 दिन के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होता है। लेकिन मेरा ख्याल में जिस किस्म की जैसे इलेक्शन कमीशन ने आज भी सलमान साहब का जो सलमान अकरम साहब को फैसला दिया है, अभी उसकी तफसीली वजूहात आती है तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा कि जिस पार्टी को सिंबल नहीं एलोकेट हुआ तो क्या वो उसको ज्वाइन किया जा सकता है। आज़ाद अरकान एक अपना ग्रुप भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि वो 3 दिन में किसी पार्टी को ज्वाइन करें। पार्टी को ज्वाइन करने का मकसद तो ये होता है कि जो स्पेशल सीट्स का इंसेंटिव होता है, क्योंकि उनकी जो सीटें हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो फिर इस पे लालच होता है कि ज़्यादा कोई ना कोई अकोमोडेट हो सके, तो इसलिए आज़ाद अरकान को शामिल कराया जाता है। बसूरत दीगर तो आज़ाद अरकान जो हैं एक मुतहद ग्रुप की शक्ल में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, कोई ऐसी कदगन तो है नहीं उनमें। ठीक, अगर मैं एक इसमें ऐड कर सकूं, वन क्वेश्चन इफ यू अलाउ मी। फैसल चौधरी साहब, क्योंकि बीच में हमने देखा पीटीआई ने प्लान बनाया कि हम इलेक्शन दोबारा कराते हैं और फिर जाते हैं हम इलेक्शन कमीशन के पास, फिर ये पोस्टपोन कर दिया ये प्लान इलेक्शन। सो क्या उनको लगता है कि अगर वो दोबारा इलेक्शन कराएं और ईसीपी अप्रूव कर दे, देन दे हैव अ चांस कि इनको दोबारा अपने साथ शामिल कर सके? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? देखिए, पॉसिबिलिटीज तो होती हैं, पॉलिटिकली इतनी ज़्यादा तो रिस्ट्रिक्टेड काम नहीं होता, लेकिन अगर उनको इजाज़त देनी होती तो फिर उनको ये बल्ले का निशान लेके इलेक्शन से आउट क्यों करना था। तो बुनियादी तौर पे तो जो मसला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इतने जो हैं वो सबके सामने हैं, वो बड़े कशीदा ताल्लुकात हैं, और आज से नहीं है, वो 2-2.5 साल से वो ये मामला चल रहा है। गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन की अपनी ख्वाहिश अलग, हम कानून क्या कहते हैं, क्या तरीके इंसाफ एज ए जमात अगर है तो फिर वो कल को कोई जा सकता है कि नहीं जा सकता, उसमें आइन क्या कहता है, वो तो इलेक्शन कमीशन का फैसला तो वो बेहतर जानते हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि जिसकी सिचुएशन पहले पाकिस्तान में कभी अराइज नहीं हुई, यानी आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को एन इलेक्शन के दौरान इलेक्शन मुहिम से इस तरह से आउट नहीं किया गया, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एंडोर्समेंट दी हैं, तो
उसमें आइन और कानून का कुछ ज्यादा जो है ना अमल दाखिल रह नहीं गया है। इसमें ख्वाहिशात का या आप समझें कि कोई टेक्निकल मामलात का मामला ज्यादा सामने आ गया है। बुनियादी तौर पे आर्टिकल 17(2) के तहत पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो पॉलिटिकल जमात को ज्वाइन करने का हक रखता है। पॉलिटिकल जमात उसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है और इलेक्शन कवानीन का मकसद पॉलिटिकल पार्टीज को इनेबल करना है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन इस बार जो इंटरप्रिटेशन या जूरिस्प्रूडेंस जो है वो क्रिएट की गई है वो बिल्कुल एक्सेप्शनल है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल प्रोसेस से आउट रखने के लिए जो है एक फैसले आए हैं, वरना तो इंटरा पार्टी के बाद जो तहरीक इंसाफ है उसको एक ही इदारे की तरफ से दो मुख्तलिफ फैसले जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं, अब वो खुद ही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हैं। खैर वो यूं का ही मामला है कि जैसे वो अंडे दें या बच्चे दें उनकी मर्जी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑन अब्बास बप्पी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। थैंक यू सर, वक्त दिया आपने। सबसे पहले तो ये बताएं कैंपेन कैसी जा रही है, करने दी जा रही है? वैसे तो कल इलेक्शन है, चलें हल्का फुल्का जो घूम फिर लेंगे, पहले क्या मामला था बताएं सर। कैंपेन जी क्या करने जा रही, कल आखिरी दिन था कैंपेन का। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह तमाम पॉलिटिकल जमातों को आखिरी शोडाउन की इजाजत थी, एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह हमें तहरीक इंसाफ को एक भी किसी कॉर्नर मीटिंग की इजाजत भी नहीं थी। कल ऐसे 12 किस्म के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आखिरी जलसे करने की रिक्वेस्ट की, डीसी ने अलाउ कर दिया और एंड के ऊपर फिर हर जगह पुलिस आ गई ताकि वो उठा लिया जाए। कल तकरीबन साउथ पंजाब के तकरीबन 7 शहरों में हमारे जो जलसे और स्टे थे उठा के फेंक दिए गए। मैं हैरान ये हूं कि अगर तो ये पीटीआई की जमात होती तो फिर तो चलो सेंस बनती थी कि सिक्योरिटी की सूरत हाल है जी, को बहुत ज्यादा कोई सिक्योरिटी इशू बन जाएगा। जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और वो वहां पे आके अपना वोट मांगने के लिए, अपना मंशूर पेश करने के लिए अवाम के सामने किसी चौक पे या किसी प्लॉट पे इकट्ठा होना चाहते थे, तो क्या सिक्योरिटी सूरत हाल थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक पूरा सिस्टम ऑन स्लॉट है इन तमाम पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के खिलाफ, इसलिए किसी भी जगह को किसी को कोई जलसा नहीं करने दिया गया। So not a good thing for the democracy जी at all. But having said that, हमारी जो कैंपेन है वो यकीनन अडियाला जेल से मुकम्मल हो चुकी। हमारे कैंडिडेट्स तो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट हमने 20-25 दिन कैंपेन की है, लेकिन जो असल कैंपेन है वो तो अडियाला जेल से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान सब कर चुके हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कल का दिन जो है ना दैट विल बी हमारे लिए इंशाल्लाह नुसरत फतेह का दिन होगा जी। सही, लेकिन सेनेटर साहब जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ने कैंपेन भी आपके बकौल आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके शायद बहुत मेंबर्स जीत भी जाएं, लेकिन उसके बाद क्या बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं कि आपके लोग जो हैं इधर उधर शामिल ना हो जाएं, और अगर वो ना भी होना चाहें शामिल तो एज ए पार्टी आप लोग कैसे एग्जिस्ट करेंगे? आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त पर, उससे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए जमात एग्जिस्ट नहीं कर रही है इन इलेक्शंस में। देखिए, मैं लीगल पर्सपेक्टिव तो मैं इतना नहीं समझ सकता, वो जज साहब ने दिया होगा और मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही थी, नॉट वेरी मच ऑडिबल टू मी। बट मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। क्या एथिकली ये पाकिस्तान में किसी भी मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली को सूट करेगा कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के आए, इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेके और किसी और जमात को जाके ज्वाइन करे, या कोई और जमात ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपने साथ ज्वाइन कराए? लोग कंपैरिजन कर रहे थे 2018 के इंतखाब के साथ कि उस वक्त बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स ऐसे थे जो जीत के आए थे और उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। 2018 के इंडिपेंडेंट्स 2024 के इंडिपेंडेंट्स में बड़ा फर्क होगा। वो रियल इंडिपेंडेंट्स थे, किसी पार्टी के मंशूर पे, किसी आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ रहे थे। ये पीटीआई के लोग हैं जो इंडिपेंडेंट पावर मजबूरी, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। सो इलेक्शन जीतने के बाद दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द पीटीआई एथिकल वैल्यूज। दूसरा जो मैं पॉइंट दे सकता हूं, वो आज अगर सलमान अकरम राजा का आपने फैसला पढ़ा हो, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने अपने कॉफिन में खुद ही एक नेल ठोक दिया। उन्होंने उस फैसले में लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड आज भी मौजूद है। पल्ले का निशान इसलिए हमसे लिया गया था क्योंकि हम टाइम पे इलेक्शन नहीं करा सके थे, इसलिए इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 209C, वो जो फौसला सा आर्टिकल है, उसके तहत हमें वो बल्ले का निशान नहीं दिया गया। That means कि as of today हम एज अ जमात रजिस्टर्ड मौजूद है इलेक्शन कमीशन की किताबों में। सो जो लोग कल जीत के आएंगे इंशाल्लाह कल शाम को और या परसों सुबह, वो तहरीक इंसाफ अगर ज्वाइन करना चाहें और इंशाल्लाह वो करेंगे, दे विल ऑल बी पार्ट ऑफ द पीटीआई। अच्छा, एट द वेरी सेम टाइम बप्पी साहब, जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी तो माना जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन साथ ये भी कह रहा है कि सलमान अकरम राजा को पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवार के तौर पर नहीं देखा जा सकता, फॉर्म 33 पर उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। मतलब ये मुझे तो यूं नजर आ रहा है कि जैसे आपके तो शायद पोलिंग एजेंट्स भी अंदर ना हो,
वो कहेंगे आप तो खैर एज जमात हिस्सा ही आपकी तरफ से कोई नहीं ले रहा, तो पोलिंग एजेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदर कोई नहीं होगा। नहीं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट का तो होगा ही ना। तहरीक इंसाफ का कह रहा हूँ नहीं, मैं तहरीक इंसाफ का कह रहा हूँ। फॉर्म 33 पे उन्होंने फैसला दे दिया कि आप पोलिंग एजेंट भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जी जी, थोड़ा अर्ज कर दूं, अगर आप फैसले को थोड़ा दोबारा गौर से पढ़ लीजिए तो उसमें ये लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के पास एक रजिस्टर्ड जमात के तौर पे मौजूद है। अगर हम जमात मौजूद है तो इसका मतलब हमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और स्पेशली ये लोग जो हमारी जमात की आइडियोलॉजी पे लड़के आएंगे ये तो जीते। अब इसमें जो इफ्स एंड बट्स की सिचुएशन है वो चीज है जो पाकिस्तान में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल कि परसों इन आजाद लोगों के साथ क्या होगा। आई एम श्योर के सैनिटी विल प्रिवेल, विजडम विल प्रिवेल, एंड ये तमाम जो लोग हैं जो किसी भी रजिस्टर्ड जमात के उसके सिंबल के ऊपर इलेक्ट नहीं होके आ रहे, ये सारे तहरीक इंसाफ पे जा रहे होंगे और इनको जाने दिया लेकिन जाएगा। क्या इस बात का चांस है बपी साहब कि किसी छोटी जमात में भी आप लोगों के ये आज़ाद अरकान शामिल हो जाएं, ताकि बाद में अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि उसको बैन किया जाए पीटीआई को? ये भी बड़ी खबरें हैं वैसे हम सुन रहे हैं, और इस तरह की कोई चीज हो। अच्छा, कोई छोटी जमात में नहीं जा रहे? ओके, ऐसा नहीं कोई इंशाल्लाह। और एक चीज और बता दूं, हमने रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर दी है, जिसका हमें कल नंबर भी अलॉट हो गया। सो मोस्ट लाइकली इलेक्शन थर्ड डे को, आइदर फ्राइडे को या मंडे मॉर्निंग, हमारी रिट पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ अपील भी दायर हो जाएगी। तो शायद उस डिसीजन के ऊपर एक रिव्यू एप्लीकेशन में हमारे फेवर में एक डिसीजन भी आ जाए। हैविंग सेड दैट, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो लोग इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं they have the right to join any political party, और obviously उनकी प्रेफरेंस पीटीआई है क्योंकि obviously वो पीटीआई के आइडियोलॉजी पर और इमरान खान की पॉपुलर वेव का वोट लेके आ रहे हैं। सो मुझे इसमें कोई लीगल शेक नजर नहीं आती। एनी लीगल लॉयर में डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पर मेरा यही पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सेंटर साहब, मैं एक सवाल आपकी इजाजत से करना चाहूँ, मेरा फ्रीका भी करना चाहता, तो ये बताइएगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दी जा रही, गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं, लोगों को दफातर नहीं खोलने दिए जा रहे, क्या आप समझते हैं कल आपके पोलिंग एजेंटों को नहीं रोका जाएगा और वो पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होंगे? इस किस्म की कोई मुश्किलात तो नहीं आ रही हैं? आपको खदशा तो नहीं है? पोलिंग एजेंट्स तो पोलिंग कैंप्स तो लगने ही नहीं दिए जा रहे। आई एम टेलिंग यू ऑफिशियली, हमें कहीं पे पोलिंग कैंप लगाने की इजाजत नहीं है। तो किसी जगह पे किसी इंडिपेंडेंट जो पीटीआई कैंडिडेट है उसका कोई पोलिंग कैंप नहीं होगा। अब पोलिंग एजेंट के साथ क्या होगा, वो इतने खौफ में है कि कल जब वो अंदर घुसेगा वहां पे तो उसके साथ क्या होगा ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। आज के दिन में हमें कोई किसी जगह पे ना तंबू, ना कनार, ना कोई बैग बनाने की इजाजत है, ना हमें जगह दी जा रही है। सो ये तो हमारे पास मौजूद नहीं है। कल के दिन तो आपने बड़ा अहम इंकशाफ किया है, अगर आपका पोलिंग एजेंट नहीं होता, आप फॉर्म 45 नहीं ले सकेंगे, काउंटिंग में आपका बंदा नहीं होगा, दूसरी जमातें जो मर्जी बार्गेनिंग करके आपस में वोट डाल लें, देन व्हाट, फिर क्या होगा? पहले कौन सा कानून चल रहे पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से जो इस पे इतने ज्यादा हम परेशान और हैरान हुए बैठे हैं जी? ये कौन सी तेरी बात है? लेकिन एक चीज बता दूं भट्टी साहब, एंड आई एम वेरी होपफुल, कल पाकिस्तान का हर शहरी, ये 12 करोड़ लोग जो वोट डालने जा रहे हैं, ये सारे के सारे पोलिंग एजेंट है। एंड नैरेटिव जो हमारा नैरेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी कौम समझ चुकी है कि कल जो वोट है वो असल में इमरान खान की अडियाला जेल की एक चाबी है। अगर आपने कल वोट खान साहब की उसके ऊपर जाके कास्ट कर दिया तो यू स्टैंड लाइकली अ चांस कि आप खान साहब को इंशाल्लाह विद इन नो टाइम विल गेट हिम आउट ऑफ इट। अदरवाइज 31 साल की सजाएं जो है ना, फिर तो मतलब एक बहुत बड़ा लंबा काम हो जाएगा। सो कौम ये समझ चुकी है कि कल दे हैव टू बी अ पोलिंग एजेंट। कल वो वोटर भी होगा, पोलिंग एजेंट भी होगा, कैंडिडेट भी होगा, और फॉर्म 45, फॉर्म 3, ये पता नहीं ये क्या ढकोसले हैं। आई एम श्योर वो तो शायद आज ही बन चुके हो, अगर बनाने पे कोई आए तो मैं तो उसका कुछ नहीं कर सकता, बट कल का दिन कल डिफाइन करेंगे। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, वही बात होगी ना, कानून में तो बहुत कुछ है, वो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो सदर आरिफ अलवी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, मेरे समेत वो भी बेचारे कुछ खुल के बोल नहीं सकते। अब लिहाजा कल आवाम पे डिपेंड करता है कि वो अपने वोट डाले भी और उसकी हिफाजत भी करे, मेरा ख्याल है। फिर गाल 3.5 आ गई नहीं, लेकिन भट्टी साहब आवाम किस तरह से हिफाजत करे या क्या वो कर सकते हैं? ओन साहब जो अभी हमारे थे बड़ी माजत के साथ, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन इन्होंने कहा जी कल वो पोलिंग एजेंट भी होगा, वोटर भी होगा, और अगर उन्होंने ये फैसला करना है उसके अडियाला जेल की कुंजी जो है, तो क्या अगर कल इनके कैंडिडेट जीत जाते हैं, सपोज पीटीआई के माहिती याफ्ता जीत जाते हैं, तो क्या वो जाके जेल का ताला खोल देंगे? मामला ये है कि कानूनी पेचीदगी और कानूनी तरीक़ाकार तो फिर भी उन्हें सामना करना ही पड़ेगा। यहाँ बिल्कुल कैंडिडेट की बनती है गवर्नमेंट, तो ज़ाहिर इंतजामी तौर पर जो मुश्किलात हैं, जिस तरह कानून को लेटर एंड स्पिरिट में इस्तेमाल करके खान साहब को अंदर किया गया है,
इसी तरीके से हमें उसी कानून अच्छा मैं एग्री करता हूँ आपसे। आप इलेक्शन कमीशन के बारे में बड़ी अच्छी ख्याल रखती हैं, मेरे तो बहुत ज्यादा खदशात हैं उनके बारे में बेपनाह। डू यू थिंक अगर कोई आजाद है या किसी भी जमात का है, ये तो क्रिमिनल है कि उसका पोलिंग एजेंट ना अंदर बैठने दिया जाए? ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था आज तक किसी भी इलेक्शन में। तो आपने आज तक नहीं सोचा था, उससे सोचना शुरू कर वो अब इलेक्शन कमीशन में तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं दफा भट्टी साहब, उसको हम कितनी दफ़ा, अभी आज से नहीं, आप देखें कि थ्रू आउट शुरू में PMLN ने इसी इलेक्शन कमीशन के आगे एहतजाज किया था, आपको याद होगा मरियम नवाज ने रैली की थी, उसके बाद PMLN को ठीक हो गई उनके साथ और PTI को उनके साथ मामलात ख़राब होना शुरू हुए। थ्रू आउट हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन की बहुत सारे फैसले ऐसे थे जो बाद में जाके अदालतों ने उनको सेट बैक किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो फैसला ठीक नहीं था। आई थिंक दिस अ होल सीरीज ऑफ दोज डिटेल्स। बट मेरा यहाँ पे एक और सवाल भी अगर आप इजाज़त दे दें, फैसल चौधरी साहब शायद इसमें बेहतर बता सकें। फैसल चौधरी साहब, अभी बप्पी साहब ने कहा है कि हम लोग क्योंकि हम एज अ पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन से, एक तो ज़रूर ये मुझे कन्फर्म कीजिएगा कि स्टेटस उनका रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सेकेंडली, अगर ये लोग PTI ही को ज्वाइन करते हैं तो फिर रिजर्व सीट्स का क्या होगा? दो बातें। पहली बात तो यह है फरिया कि ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन होगी मेरी नज़र में कि तहरीक इंसाफ को जो है जीतने के बाद ज्वाइन किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि क्योंकि उन्होंने एज ए पोलिटिकल पार्टी जो है असेंबल में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा ये तो इंटरप्रिटेशन जो है ये बड़ी फार स्ट्रेच्ड है। इसको मेरा नहीं ख्याल कि ये कानून में किसी जगह फॉल कर सकेगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप इलेक्शन जीतने के बाद आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर, तहरीक इंसाफ को पर्टिकुलरली ज्वाइन करेंगे, मेरा ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आता कानून में किसी जगह पे, क्योंकि इलेक्शन रूल्स में भी मुझे स्पेसिफिक रूल रिकॉल करना पड़ेगा कि उसके तहत जिस पार्टी ने इलेक्शन असेंबल में हिस्सा नहीं लिया हो तो जो पार्लियामेंट के अंदर है फरिया थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर हर पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी है, वो जो बिजनेस इन द हाउस है उसको कंट्रोल करती है वो, और उसी में मेजॉरिटी से फैसले होते हैं। जो पीछे आपने देखा कि एक जजमेंट भी आया सुप्रीम कोर्ट के उसको काफ़ी तनकीद का निशाना आर्टिकल 63A के तनाजुर में आया था, बनाया गया था, लेकिन वही सही फैसला है। यानी पार्लिमानी पार्टीज जो हैं, जो यानी उन मेंबरान के ऊपर जो हाउस के अंदर पार्टी है, जो इलेक्टेड पार्टी है वो डिफरेंट होती है, और हाउस के बाहर जो पार्टी है वो जनरल जो सियासत करती है वो डिफरेंट होती है। सो जो पार्लियामेंट्री बिजनेस है वो कंट्रोल होता है पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत, और लिहाजा जो स्पेशल सीट्स हैं क्योंकि वो तो एलोकेट भी नहीं हुई हैं, ना ही उनके जो मेंबरान हैं उनको कोई इशू किया गया है किसी किस्म का कोई सिंबल या कोई उनकी लिस्टें भी PTI की खवातीन की नहीं इशू की गई। तो मेरा ख्याल में ये काफ़ी मुश्किल होगा ये क्लेम करना कि उनको ये दोबारा जो है वो सारा मामला किया जाए। ठीक है, इसके लिए तो फिर बिल्कुल ठीक है। फैसल चौधरी साहब, एक ब्रेक चूंकि हमने यहाँ पे लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरा ख्याल है बप्पी साहब से ये भी पूछेंगे कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी पॉलिसी आगे है कि अगर जो जीत जाए उम्मीदवार PTI के वो कहीं कम से कम 3 दिन कहीं छुप ही जाए कि कोई उन्हें कहीं ले जा ना सके। वो बेचारे 20 महीने से छुप रहे हैं, कब तक छुपाना है? 3 दिन और सर, सिर्फ 3 दिन और। चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया था तो आंसर कर दे, अदरवाइज मैं रिपीट कर देती हूँ। नहीं, आपका क्वेश्चन ये था कि क्या तहरीक इंसाफ जो है जो आज़ाद अरकान आते हैं क्या वो तहरीक इंसाफ के को ज्वाइन कर सकेंगे कि नहीं? जी जी बिल्कुल। देखिए, इसमें अभी ये फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी तो जरूर है इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है उसमें वो मौजूद हैं, तो क्या उसमें वो जो अरकान आज़ाद हैसियत रखते हैं, बेसिकली तो आज़ाद अरकान ने 3 दिन के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होता है। लेकिन मेरा ख्याल में जिस किस्म की जैसे इलेक्शन कमीशन ने आज भी सलमान साहब का जो सलमान साहब को फैसला दिया है, अभी उसकी तफसीली वजूहात आती है तो देखना पड़ेगा।
लेकिन ये क्वेश्चन तो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा कि जिस पार्टी को सिंबल नहीं एलोकेट हुआ तो क्या वो उसको ज्वाइन किया जा सकता है। आज़ाद अरकान एक अपना ग्रुप भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि वो 3 दिन में किसी पार्टी को ज्वाइन करें। पार्टी को ज्वाइन करने का मकसद तो ये होता है कि स्पेशल सीट्स का इंसेंटिव होता है, क्योंकि उनकी जो सीटें हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो फिर इस पे लालच होता है कि ज़्यादा कोई ना कोई अकोमोडेट हो सके, तो इसलिए आज़ाद अरकान को शामिल कराया जाता है। बसूरत दीगर तो आज़ाद अरकान जो हैं एक मुतहद ग्रुप की शक्ल में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, कोई ऐसी कदगन तो है नहीं उनमें। ठीक, अगर मैं एक इसमें ऐड कर सकूं वन क्वेश्चन इफ यू अलाउ मी। फैसल चौधरी साहब, क्योंकि बीच में हमने देखा पीटीआई ने प्लान बनाया कि हम इलेक्शन दोबारा कराते हैं और फिर जाते हैं हम इलेक्शन कमीशन के पास, फिर ये पोस्टपोन कर दिया ये प्लान इलेक्शन। सो क्या उनको लगता है कि अगर वो दोबारा इलेक्शन कराएं और ईसीपी अप्रूव कर दे देन दे हैव अ चांस कि इनको दोबारा अपने साथ शामिल कर सके? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? देखिए, पॉसिबिलिटीज तो होती हैं, पॉलिटिकली इतनी ज़्यादा तो रिस्ट्रिक्टेड काम नहीं होता, लेकिन अगर उनको इजाज़त देनी होती तो फिर उनको ये बल्ले का निशान लेके इलेक्शन से आउट क्यों करना था। तो बुनियादी तौर पे तो जो मसला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इतने जो है वो सबके सामने हैं, वो बड़े कशीदा ताल्लुकात और आज से नहीं है, वो 2-2.5 साल से वो ये मामला चल रहा है। चौधरी साहब, गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन की अपनी ख्वाहिश अलग, हम कानून क्या कहते हैं, क्या तरीके इंसाफ एज ए जमात अगर है तो फिर वो कल को कोई जा सकता है कि नहीं जा सकता, उसमें आइन क्या कहता है, वो तो इलेक्शन कमीशन का फैसला तो वो बेहतर जानते हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि जिसकी सिचुएशन पहले पाकिस्तान में कभी अराइज नहीं हुई, यानी आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को एन इलेक्शन के दौरान इलेक्शन मुहिम से इस तरह से आउट नहीं किया गया। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एंडोर्समेंट दी हैं, तो उसमें आइन और कानून का कुछ ज्यादा अमल जो है ना अमल दाखिल रह नहीं गया है। इसमें ख्वाहिशात का या आप समझें कि कोई टेक्निकल मामलात का मामला ज्यादा सामने आ गया है। बुनियादी तौर पे आर्टिकल 17(2) के तहत पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो पॉलिटिकल जमात को ज्वाइन करने का हक रखता है, पॉलिटिकल जमात उसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है और इलेक्शन कवानीन का मकसद पॉलिटिकल पार्टीज को इनेबल करना है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन इस बार जो इंटरप्रिटेशन या जूरिस्प्रूडेंस जो है वो क्रिएट की गई है वो बिल्कुल एक्सेप्शनल है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल प्रोसेस से आउट रखने के लिए जो है एक फैसले आए हैं, वरना तो इंटरा पार्टी के बाद जो इंसाफ है उसको एक ही इदारे की तरफ से जो है बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, वही बात होगी ना, कानून में तो बहुत कुछ है, वो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो सदर आरिफ अलवी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, मेरे समेत वो भी बेचारे कुछ खुल के बोल नहीं सकते, अब लिहाजा कल आवाम पे डिपेंड करता है कि वो अपने वोट डाले भी और उसकी हिफाजत भी करे। मेरा ख्याल है फिर गाल साढ़े तक आ गई नहीं, लेकिन भट्टी साहब अवाम किस तरह से हिफाजत करे या क्या वो कर सकते हैं? ओन साहब जो अभी हमारे थे बड़ी माजत के साथ, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन इन्होंने कहा जी कल वो पोलिंग एजेंट भी होगा, वोटर भी होगा, और अगर उन्होंने फैसला करना है उसके अडियाला जेल की कुंजी जो है, तो क्या अगर कल इनके कैंडिडेट जीत जाते हैं, सपोज पीटीआई के माहिती याफ्ता जीत जाते हैं, तो क्या वो जाके जेल का ताला खोल देंगे? मामला ये है कि कानूनी पेचीदगी और कानूनी तरीक़ाकार तो फिर भी उन्हें सामना करना ही पड़ेगा। यहाँ बिल्कुल कैंडिडेट की बनती है गवर्नमेंट, तो ज़ाहिर इंतजामी तौर पर जो मुश्किलात हैं, जिस तरह कानून को लेटर एंड स्पिरिट में इस्तेमाल करके खान साहब को अंदर किया गया है, इसी तरीके से हमें उसी कानून अच्छा मैं एग्री करता हूं आपसे। आप इलेक्शन कमीशन के बारे में बड़ी अच्छी ख्याल रखती हैं, मेरे तो बहुत ज्यादा खदशात हैं उनके बारे में बेपनाह। डू यू थिंक अगर कोई आजाद है या किसी भी जमात का है, ये तो क्रिमिनल है कि उसका पोलिंग एजेंट ना अंदर बैठने दिया जाए? ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था आज तक किसी भी इलेक्शन में। तो आपने आज तक नहीं सोचा था, उससे सोचना शुरू कर वो अब इलेक्शन कमीशन में तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं दफा भट्टी साहब, उसको हम कितनी दफ़ा अभी आज से नहीं, आप देखें कि थ्रू आउट शुरू में PMLN ने इसी इलेक्शन कमीशन के आगे एहतजाज किया था, आपको याद होगा मरियम नवाज ने रैली की थी, उसके बाद PMLN को ठीक हो गई उनके साथ और PTI को उनके साथ मामलात ख़राब होना शुरू हुए।
थ्रू आउट हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन की बहुत सारे फैसले ऐसे थे जो बाद में जाके अदालतों ने उनको सेट बैक किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो फैसला ठीक नहीं था। आई थिंक दिस अ होल सीरीज ऑफ दोज डिटेल्स। बट मेरा यहाँ पे एक और सवाल भी अगर आप इजाज़त दे दें, फैसल चौधरी साहब शायद इसमें बेहतर बता सके। फैसल चौधरी साहब, अभी बप्पी साहब ने कहा है कि हम लोग क्योंकि हम एज अ पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन से, एक तो ज़रूर ये मुझे कन्फर्म कीजिएगा कि स्टेटस उनका रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सेकेंडली, अगर ये लोग PTI ही को ज्वाइन करते हैं तो फिर रिजर्व सीट्स का क्या होगा? दो बातें। पहली बात तो ये है फरिया कि ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन होगी मेरी नज़र में कि तहरीक इंसाफ को जो है जीतने के बाद ज्वाइन किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि क्योंकि उन्होंने एज ए पोलिटिकल पार्टी जो है असेंबल में हिस्सा, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा ये तो इंटरप्रिटेशन जो है ये बड़ी फार स्ट्रेच्ड है। इसको मेरा नहीं ख्याल कि ये कानून में किसी जगह पे ये किसी जगह फॉल कर सकेगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप इलेक्शन जीतने के बाद आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर, तहरीक इंसाफ को पर्टिकुलरली ज्वाइन करेंगे, मेरा ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आता कानून में किसी जगह पे, क्योंकि इलेक्शन रूल्स में भी मुझे स्पेसिफिक रूल रिकॉल करना पड़ेगा कि उसके तहत जिस पार्टी ने इलेक्शन असेंबल में हिस्सा नहीं लिया हो तो जो पार्लियामेंट के अंदर है फरिया थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर हर पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी है, वो जो है वो जो बिजनेस इन द हाउस है उसको कंट्रोल करती है वो, और उसी में मेजॉरिटी से फैसले होते हैं। जो पीछे आपने देखा कि एक जजमेंट भी आया सुप्रीम कोर्ट के उसको काफ़ी तनकीद का निशाना आर्टिकल 63A के तनाजुर में आया था, बनाया गया था, लेकिन वही सही फैसला है। यानी पार्लिमानी पार्टीज जो हैं, जो यानी उन मेंबरान के ऊपर जो हाउस के अंदर पार्टी है, जो इलेक्टेड पार्टी है वो डिफरेंट होती है, और हाउस के बाहर जो पार्टी है वो जनरल जो सियासत करती है वो डिफरेंट होती है। सो जो पार्लियामेंट्री बिजनेस है वो कंट्रोल होता है पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत, और लिहाजा जो स्पेशल सीट्स हैं क्योंकि वो तो एलोकेट भी नहीं हुई हैं, ना ही उनके जो मेंबरान हैं उनको कोई इशू किया गया है किसी किस्म का कोई सिंबल या कोई उनकी लिस्टें भी PTI की खवातीन की नहीं इशू की गई। तो मेरा ख्याल में ये काफ़ी मुश्किल होगा ये क्लेम करना कि उनको ये दोबारा जो है वो सारा मामला किया जाए। ठीक है, इसके लिए तो फिर बिल्कुल ठीक है फैसल चौधरी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन ये हो रही थी कि जो आज़ाद जीतेंगे उम्मीदवार, ख़ास तौर से जो नामजद किए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, डिबेट आपने वो सारी सुनी। और एक सवाल ऑन अब्बास बप्पी साहब से पूछना हम ये चाह रहे थे कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी भी है कि जो जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद, जिन्हें इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये क्लासिक आज़ाद हैं, ये तहरीक इंसाफ के नहीं है और ये कोई भी इनको इधर से उधर ले जा सकता है किसी भी तरह से हाँक के। तो बप्पी साहब कोई ऐसी स्ट्रैटेजी भी है कि 3 दिन के अंदर अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी होगी ना, तो 3 दिन तक कहीं छुप के रह लें, आराम से कोई किसी तरह से गुजार लें वो, या किसी ऐसी पार्टी में जिसमें आप छोटी पार्टी में जहाँ पे फैसला हुआ लेकिन वो आपने इम्कान खारिज कर दिया वो उन कानूनों से। हाँ, सेफ हेवन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको दोबारा क्लैरिटी दूं। मैंने जब ये ब्रेक आई थी इस दौरान आई कॉल्ड वन ऑफ माय सीनियर्स, तो उनसे मैंने ये लीडरशिप इलेक्शन कमीशन वाली जो है ओपिनियन ली, एंड ही वाज ऑफ द सेम ओपिनियन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड समाज है और हमारे आज़ाद लोग PTI को ज्वाइन कर सकते हैं। बट जो इसमें स्केप्टिकल है वो ये है कि probably they'll be pressurized not to, वो एक अपनी जगह चीज़ मौजूद है। दूसरा सवाल है, भट्टी साहब मेरे सवाल का जवाब जो है ना सही तरीके से समझ सकते हैं। पाकिस्तान की टोटल जो एरिया है वो 7,96,000 किलोमीटर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कौन किधर छुप सकता है 3 दिन के लिए, ये मेरे आई कैन नॉट रिस्पेक्ट दैट। और दूसरी बात ये कि ये इशू 3 दिन का नहीं है, इशू 3 दिन का तब शुरू होता है कि जिस दिन से वो हल्फ उठाएगा। अगर वो हल्फ नहीं उठाता तो ये 1 महीने पे भी जा सकता है। इसहाक डार 4 साल के लिए पाकिस्तान में हल्फ उठाने नहीं आए थे, तो अगर कोई मुल्तान से इंडिपेंडेंट जीत जाता है और वो 3 दिन छुपे या 3 महीने छुप ले, जाना तो उसने इस्लामाबाद मोटर पे ही है। बिल्कुल ठीक। वो क्यों से रास्ते से जाएगा, GT रोड पे जाए या मोटर पे जाए, कहीं ना कहीं तो गरीब पे पकड़ा ही जाना है जी। माय बैड सर, मेरे ज़हन में ये पॉइंट वाकई नहीं आया। ये बात फिर तो कोई समझ नहीं आ रहा कि मामला क्या है। भट्टी साहब कहते फिर बातों में उन्होंने फैक्ट्स बता दिए, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। लेकिन चलें और कुछ नहीं है तो एक चीज़
पहले ही वैसे सबको पता है, लेकिन और क्लियर तो होगी ना कि यार ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर। लेकिन बाजवा साहब वोट डालना फिर भी बड़ा जरूरी है। बाजवा साहब आप क्यों उस वक्त से बड़ी माजरत के साथ सिर्फ नेगेटिविटी 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 प्रमोट कर रहे हैं? आप क्यों ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा? अब ये भी तो सोचे ना कि अल्लाह करे कल के इलेक्शन इस तरह की पॉजिटिव चेंज लेके आए और किसी के लिए इस तरह का मौका ही बाकी ना बचे। आजाद जीते ही हाँ, नहीं आजाद जीते और इतनी ज्यादा तादाद में जीते कि कोई ये सोच भी ना सके कि वो उनके जोर जबरदस्ती उनके साथ अकबर बेचारा ख्वाहिशों को खबर तो नहीं बना सकता ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए गुजारिश ये है कि मामला देखिए, कल जब वोट से फैसला करना है, हम क्यों एक कमजोर फरीक देख के तो सब उस पर सवारी कर देते हैं? क्या इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है सब कुछ सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही कर रहा है? हम कमजोर पे सवारी नहीं कर रहे, हम तो खुद बेबस और कमजोर और लाचार हैं। मैंने एक गुजारिश सुने कि और एक छोटी सी चीज सुनवानी है, मैंने उस्मान डार को छोटी सी चीज सुनवानी है, मजबूर किया टीवी लाज पे जाने का। मजबूर तो हम है, ये कहां मजबूर? इलेक्शन कमीशन ने तो हम ये नहीं बता सकते कि आज रात लिस्टें बन रही हैं, किस किस को उठाया जाएगा भाई आप। लेकिन भट्टी साहब, इमरान साहब की बात गौर से सुने, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छी बातें करें, मायूसियां नहीं फैलानी चाहिए, बात समझे आप, वो ठीक कह रहे हैं। मैंने एक चीज से सुनवानी है, पाकिस्तान की तारीख के जो बेहतरीन पिछले 2-3 महीने गुजरे हैं, उसके नतीजे में अगर आप ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हो सकते तो मेरे ख्याल में हमें किसी नफ्सियातदान से रजू करना चाहिए, ठीक है ना? काजी साहब, पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे पॉजिटिव था ना, वो बड़ा एक क्लासिकल केस है, कभी उस पर भी रोशनी डालें। कासिम सूरी साहब का 50,000 वोट जाली और 22,000 वोट वो जिस पे नादरा के मुताबिक पांव के अंगूठे लगे हुए थे, और वो केस बनने की बजाय उनको सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने स्टे दे दिया। 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया, वो केस नहीं फिर लगा। मामला ये है कि यहाँ मुझे याद है वो वैसे उस वक्त भी सवाल मैं समझता हूँ कि ये जो जुल्म हुआ इसके नतीजे में जो आपने बदला किया वो बिल्कुल मैं इमरान को सेकंड करता हूँ, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। मेरा एक दोस्त नहीं, काजी साहब आप ज्यादती करें, मायूस सूरी साहब का एक दोस्त है, वो गधे पे बैठा है, कह रहे गधे पे अमेरिका जाऊंगा बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजे के। देखिए जा सकता है सिर्फ एक मिनट, वो हम असल में देखें, हम बात कर रहे थे वोटर टर्नआउट इस दफा ज्यादा होने की तवक्को है, होना भी चाहिए, और 60% है जो 18 to 35 है। अच्छा, वो यूथ के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने कल एक बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया, मैं चाह रहा हूं कि जरा वो सुन लें। आप सिर्फ वो चला दीजिए। अच्छा, रफीक रजवाना साहब ने सेमिनार में जो, चलिए जी, साबिक गवर्नर रफीक रजवाना साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, वैसे तो साबिक हैं लेकिन हमेशा के लिए गवर्नर साहब, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रफीक रजवाना साहब, PMLN काफ़ी इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और आप लोगों ने तो बड़े बड़े इश्तिहार भी छपवा दिए हैं कि जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो गए हैं। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कल के इलेक्शन को लेकर के, कितनी मार्जिन से आप लोग सीटें जीतने जा रहे हैं, और आपको कोई खौफ नहीं है कि बिल्कुल शफाफ इलेक्शन है, कोई टेंशन नहीं है कि कोई धांधली हो रही है या कोई वोट चोरी होगा, सबको बाकियों को है? देखिए, इंशाल्लाह उम्मीद है शफाफ होंगे, और दुआ भी है शफाफ हो। अगर खुदा न खास्ता शफाफ ना हुए तो फिर इलेक्शन जो है ना, वो उसके बाद के हालात जो है वो फिर शायद खराब ही हो जाए। तो इंशाल्लाह शफाफ है, बिल्कुल शफाफ होने चाहिए। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, और देखें हमने तो गैर शफाफियत के तो बड़े हमने खमियाजे भुगते हैं। ठीक, लेकिन रफीक रजवाना साहब, आपको मजा आ रहा है ये इलेक्शन देखने का? क्योंकि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, जो आपकी मुखालिफ पार्टी थी PTI, जहां पर पंजाब में सही तौर पर आप लोगों का मैदान सजना था, वो तो बेचारे उस तरीके से ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिली उन्हें, ना उस तरह से उनको कोई कैंपेन करने दी गई। तो कोई मजा आ रहा है आपको इस तरह का इलेक्शन जीतने का, या अगर जीत भी जाते हैं आप, जीतने का कोई मजा आ रहा है? नहीं, जीतने का तो जब जीतेंगे तो बताएंगे कि मजा आया या नहीं आया। उससे पहले की आप बात करें तो कम से कम मैं ये समझता हूँ कि PTI को भी खुले बंदों इजाजत होनी चाहिए थी, और अनफॉर्चुनेटली या उनके अपने जो कारनामे थे उसकी वजह से उनका बल्ले का निशान भी गया, और 9 मई के वाक़े के उन्होंने खमियाजे भुगत रहे हैं, और उनके वर्कर उनकी वजह से ही खमियाजा भुगत रहे हैं। तो अगर ये उनको भी मौका जितना भी दे सकते हैं दे दे, मजीद दे दे तो अच्छा है, इलेक्शन में गहमा गहमी हो जाती। बहरहाल
बराबर की बुनियाद पर सबको हिस्सा लेना देना चाहिए। तब ने जो गलत काम किया है, जिन्होंने कानून की खिलाफवर्जी की है या रियासत के खिलाफ चढ़ दौड़े हैं, वो अपनी जगह भुगते उस बात को। एब्सोल्युटली सर, वो जिनके खिलाफ केसेस हैं वो, लेकिन वो मुलजिम है ना, अभी मुजरिम हुए नहीं थे, वो मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए था उससे पहले ही। तकरीबन उनके सब ओपोनेंट्स ने ये डिक्लेयर भी कर दिया और ये मान भी लिया कि जनाब इन्होंने किया है, केसेस चल रहे हैं हुजूर, वो तो कोर्ट्स ने बताना था कि क्या कितनी सदाकत है उन इल्जामात के अंदर कि ये प्लान था या नहीं था। एनीवेज, कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ हैं जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक। थैंक यू सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा कि बहुत से रिजर्वेशंस आपकी जमात को भी रहे हैं, मौलाना साहब को रहे हैं टेररिज्म के हवाले से, और फिर दूसरा मौसम की सख्ती के हवाले से कि जिस वक्त में इलेक्शन कराया जा रहा है वहां तक की तो बात हमने देखी है कि कैंपेन्स तो जहां पे बर्फें पड़ रही हैं वहां पे भी बड़े जोरों शोर से जा रही हैं, तो वो मसला तो नहीं रहा। उसके अलावा आपकी जमात भी ये बात करती है कि वोट चोरी होने का खदशा है। आपको किससे डर है वोट चोरी होने का? देखिए, वोट चोरी होना तो शायद दूसरे नंबर पे है, हम शायद दे रहे हैं। सॉरी, आपकी आवाज कट गई, दोबारा फरमाइए। जो है हमारे दफ्तर में की बात करें, दहशतगर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं कि वो बेसिकली ज्यादा हमारे लोग तो मर रहे हैं इस वक्त, और हमारे साथ तो इस तरह के मसाइल पेश आ गए हैं और हमें जो है वो धमाकों के साथ रोका जा रहा है। हमारे बाजोड़ से मामला शुरू हुआ था और आज किला सैफुल्लाह तक पहुंच गया। तो ये इंतहाई ज्यादती वाले मामला हैं, लोग जो है वो शहीद किए जा रहे हैं, लोग कत्ल किए जा रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, और एक तरह से ये इलेक्शन में एक गलत ट्रेंड जो है ना वो डेवलप किया गया है। इसमें हमें रोका जा रहा है, आप इसको ये कह सकते हैं कि ताकि हमारे लोग निकल ना पाए। कौन रोक रहा है सर? धमाके तो हो रहे हैं ना, धमाके तो आप भी देख रहे हैं। ये अब आप बताइए कि कौन रोक रहा है, या रियासत बताए या गवर्नमेंट बताए कि कौन रोक रहा है? हम तो पहले से या वो है दाइश खुरासान है, और क्या कह सकते हैं उस पर? वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी हुआ धमाका, अटैक्स उन पे भी हुए हैं, बंदे उनके भी शहीद हुए हैं। इस तरह के धमाके तो कोई भी नहीं हुए, उनका तो कोई बंदा इस तरह से शहीद नहीं हुआ। ठीक है, ब्रेक की तरफ बताएं। वैसे ओवरऑल यकीनी बात है जो जानी नुकसान हुआ है आपकी जमात को या कोई भी हो, एक बहुत बड़ा नुकसान है। ओवरऑल इलेक्शन की एनवायरनमेंट से आप मुतमईन है कि इलेक्शन साफ शफाफ हो रहे हैं? इलेक्शन में सूरत हाल ये है इस वक्त, मेरा ख्याल है कि मैं खुद जो है 2-3 दर्जन कंप्लेंट्स कर चुका हूँ। अचानक जो है वो इलेक्शन स्टाफ तब्दील हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और उसके बाद जब हम कंप्लेंट करते हैं वो कहते हैं नहीं ये तो माइनर सी तब्दीली है। फिर उसके बाद कभी रिवर्स हो जाता है, कभी रिवर्स नहीं होता। ये हमारे साथ ये मसला भी है बलूचिस्तान में भी और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी। ठीक, अच्छा रजवाना साहब, हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि मैं वैसे थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। 2013 के अंदर भी जब इलेक्शन डे था, वोटिंग हो गई, उसके बाद अभी काउंटिंग पूरी नहीं थी हुई, एक बड़ी तनकीद हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उससे पहले तकरीर कर दी, अपने आप को उन्होंने वजीर आजम डिक्लेयर कर दिया एक हिसाब से। इस दफा उन्होंने 2 दिन पहले कर दिया, मतलब वो तो चले फिर वोटिंग के बाद था। वो कल लास्ट तकरीर में वो कह रहे हैं अभी से जश्न मनाना शुरू। उन्होंने कहा मैं वजीर आजम हूँ, मैं एग्जैक्ट आप कहेंगे तो आपको भी सुनवा भी देता हूँ उन्होंने क्या फरमाया। मैं सुन ले मेरी बात, मैं सुना हुआ है मैंने। अच्छा, बात ये है कि डिक्लेयर तो आप कर रहे हैं, आपके मुंह में शक्कर घी शक्कर आपने डिक्लेयर कर दिया। अब बात यह है कि वो हमारे लीडर हैं, बहुत बड़ी पार्टी के कायद हैं, तो वो हालात को देख के वो कह रहे हैं। तो अब देखें, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है या जरदारी साहब ने कहा कि आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे, तो वो इट डज नॉट अमाउंट टू डिक्लेरेशन कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। वो अपने अपने दावे भी होते हैं, अपनी अपनी एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है भाई। अब बात यह है कि हाँ, ये जरूर है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने की बात होती है तो कम से कम कंपैरेटिव अगर आप एनालिसिस करें तो जो अदवार हुकूमत अब तक हमने देखे हैं, जिनमें मियां नवाज शरीफ साहब रहे, बाकी लीडरान भी रहे, तो कंपैरेटिवली जो अदवार हुकूमत थे, मैं ये समझता हूँ, इसलिए नहीं समझता कि मैं नून लीग का हूँ, इसलिए कि कंपैरेटिवली हमारा दौर जो था, मियां नवाज शरीफ जितना अरसा जितनी दफा वजीर आजम रहे, कंपैरेटिवली हमारा बेहतर दौर था। ठीक है, अब उसको सामने रख के लोग एक आस लगाए बैठे हैं। और अभी बात हो रही थी उस वक्त, तो मैंने आपको वो आपके सवाल के मुताबिक जवाब दे दिया कि आपको जीत का मजा आ रहा है। देखिए, ये इलेक्शन जीत के भी मजे वाला इलेक्शन नहीं है,
क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, सियासी इस्तेकाम के साथ साथ माशी इस्तेकाम जरूरी है, और जिसके नसीब में भी हुकूमत होगी, अल्लाह करे हमारे नसीब में हो, तो हुकूमत चलाना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। और मियां नवाज शरीफ साहब कई दफा कह चुके हैं कि ट्रिपल स्पीड से काम करना पड़ेगा, सबको मिल के काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान सबका हालात के मुताबिक जो है ना मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि चलिए रफीक रिजवाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। और कामरान मुर्तज़ा साहब आप भी मौजूद रहे, आपका भी शुक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इस टाइप के इलेक्शन से जिसके ऊपर सब ही रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं, क्या कोई इस्तेहकाम आएगा? चौधरी साहब आप क्या समझ रहे हैं, ये जो इलेक्शन हो रहा है इसके बाद वाकई 2029 में इलेक्शन होगा या फिर आपको लगता है कि जल्दी भी हो सकता है? देखिए समीना, इसमें एक दुनिया में सिविल डिसोबीडियंस जो है ये की एक स्टडीज हैं और उनका एक प्रिस्क्रिप्शन है, और उसमें जो मेजर एक चीज़ लिखी गई है कि जो एक माशरे में जो इंस्टेबिलिटी आती है तो उसमें इस किस्म के इलेक्शंस जो हैं वो 60% रोल किरदार अदा करते हैं। यानी बाकी एलिमेंट्स एक अलावा होते हैं, लेकिन जो इस किस्म के इलेक्शंस इस वक्त हो रहे हैं जो कि मार्ड है प्री पोल रिगिंग से, और प्री पोल रिगिंग भी ऐसी कि जो पाकिस्तान में उसकी तारीख नहीं मिलती, लोगों को अगवा करना, नॉमिनेशन पेपर्स छीन लेना, प्रपोजल एंड सेकेंडर्स को थ्रेट करना, फिर कैंपेन नहीं करने देना, दफ्तर नहीं खोलने देना, एजेंटों का कल पता नहीं है कि पोलिंग स्टेशंस के ऊपर क्या मामला होगा। तो इस किस्म के इतने ज़्यादा जो मामलात कभी जो है हो रहे हैं, और जिस तरह से नेकेड किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद जो मोस्ट अनफॉर्चुनेट बात है कि जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराने के लिए, या अदालतें हैं जिनका काम है सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे फैसले आए हैं कि जिनको आप अफसोसनाक कह सकते हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं कि न आइन के मुताबिक है न कानून के मुताबिक है। खान साहब ने जिक्र किया सूरी केस का कि जी वो 5 साल से स्टे दिया था, कि पहली दफ़ा दिया है, क्या मजीद जो है केसेस नहीं है, क्या सेनेटर इसहाक डार को या मतलब किसी और के केसेस नहीं थे? ये हमेशा इलेक्शंस में होता है। एक केस को उठा के उसके ऊपर मीडिया कैंपेन बिल्ड की जाती है। क्या इसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर जलसा करके मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज शरीफ ने गालियां तक तो दे दी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तब तो JIT नहीं बनी। अब JIT बनती है, साफियों को बताया जाता है कि ज़्यादा दौर में तुम्हें कोड़े भी पड़े थे। तो इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा ले-दे होगी, और इसके नतीजे में मैं कम से कम अपने स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ आई एम डेड क्लियर कि इसके बारे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और पाकिस्तान में जो बेचैनी है ये मजीद बढ़ेगी। किसी को अगर कोई खाम ख्याली है तो परिया, आपके ख्याल से इसके रिजल्ट्स कंट्रोवर्शियल रहेंगे या बाय एंड लार्ज लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे और कहेंगे चलो जी अब हो ही गए हैं तो जो भी हुकूमत बन रही है उसको मौका दे दिया जाए? देखिए अभी बहुत सारे मामला में क्वेश्चंस उठाए जा चुके हैं। एक पार्टी है ही इलेक्शन से बाहर, लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इलेक्शन डे पर क्या होता है। बहुत दफ़ा हमने देखा, इवन 2018 में भी प्री पोल रिगिंग और बाद में RTS की बात हुई, लेकिन इलेक्शन डे के ऊपर एक आम तासुर ये है कि इतनी ज़्यादा रिगिंग आप कर नहीं सकते डिपेंडिंग अपॉन द टर्न आउट। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि टर्न आउट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो कल फैसला होगा कि कंट्रोवर्शियल है या नहीं? ये कंट्रोवर्शियल तो मुझे लगता है समीना अब हो चुके हैं, ये हम नहीं कह सकते कि इट्स नॉट अ कंट्रोवर्शियल इलेक्शन। अगर इजाजत दें चौधरी साहब से एक सवाल पूछ लें, अगर टाइम बड़ा शॉर्ट है जरा। बस चौधरी साहब सुना आप बड़े इस्लामाबाद के हलकों में इधर उधर घूमे भी हैं, कुछ जलसों में नजर आए हैं, तो जरा बताएं 3 सीट्स जो लास्ट टाइम तीनों PTI ने ली थी, अभी कौन आपको लग रहा है जीतता हुआ? मुस्तफा नवाज खोकर भी आज़ाद हैसियत में है वहाँ पर, असद उमर इस दफ़ा नहीं है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? अगर तो अवाम के वोटों से वरिया देखेंगे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातों में है, लेकिन मैंने मुस्तफा नवाज खोकर की कैंपेन को ज़रा करीब से देखा है, और आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद उन्होंने G7 जो कि प्योरली इस्लामाबाद का एक शहरी इलाका है वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा भी किया, और वो वहाँ पे लोगों को काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल है, उनकी कैंपेन भी काफ़ी ऑर्गेनाइज है, और उन्होंने काफ़ी लोगों में अपने स्टांस की वजह से, एक इंडिपेंडेंट आपको पता स्टांस है, जो पीपल्स पार्टी से उन्होंने सेनेटरशिप से इस्तीफा दिया, प्रिंसिपल के ऊपर इस्तीफा दिया, तो उसकी काफ़ी एक्सेप्टेंस है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्तफा नवाज खोकर विल बी वन ऑफ द लीडिंग कैंडिडेट्स इन 47 एंड 48। 46 में जो है वो नून लीग की जो सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर, तो जहाँ पूरे मुल्क में
जैसी है वैसे ही है। NF46 में तो बिल्कुल ही वो कमज़ोर हैं जो उनके कैंडिडेट हैं। तो ये जो इस्लामाबाद के जो कैपिटल के 3 हल्के हैं, इसमें मुझे अंदाज़ा ये होता है कि 2 हल्कों पे मुस्तफा नवाज खोखर वर्सेस PTI होगा और NF46 में ज़ाहिर है PTI वर्सेस नवाज लीग होगा। तो इसमें एक बात मैं ऐड करूं, मुस्तफा नवाज खोखर कुछ देही इलाकों में, जो नॉट एग्जैक्टली देही पर इस्लामाबााद के थोड़ी सी जो ज़्यादा डेवलप्ड इलाके नहीं है, जिसमें सैदपुर है या विलेज एरिया है, उधर बड़े काम कराए उन्होंने। उसमें भी बड़े वो ये भी कह रहे हैं कि वो जरूरी नहीं कि किसी पार्टी में शामिल हो। मुझे लग रहा है कि वो शायद इंडिपेंडेंट हैसियत से ही उसमें वो असल इंडिपेंडेंट है, वो असली इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, अब इस सेगमेंट में हमारा जो यहाँ पे वक्त है खत्म हो गया और ज़ाहिर है वैसे हमारी ट्रांसमिशन बार बार जारी रहती है, बीच में हमारे बुलेटिन्स और प्रोग्राम्स का सिलसिला भी चलता रहता है। तो इस सेगमेंट से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तमाम मेहमान जो हमारे साथ मौजूद रहे, खासतौर पर सेनेटर बप्पी साहब और चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। और बाकी ज़ाहिर है हमारे जो एनालिस्ट हैं वो आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। इस सेगमेंट से मुझे और अकबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन ये हो रही थी कि जो आज़ाद जीतेंगे उम्मीदवार, खास तौर से जो नामजद किए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, डिबेट आपने वो सारी सुनी। और एक सवाल ऑन अब्बास बप्पी साहब से पूछना हम ये चाह रहे थे कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी भी है कि जो जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद, जिन्हें इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये क्लासिक आज़ाद हैं, ये तहरीक इंसाफ के नहीं है और ये कोई भी इनको इधर से उधर ले जा सकता है किसी भी तरह से हाँक के। तो बप्पी साहब कोई ऐसी स्ट्रैटेजी भी है कि 3 दिन के अंदर अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी होगी ना, तो 3 दिन तक कहीं छुप के रह लें, आराम से कोई किसी तरह से गुजार लें वो, या किसी ऐसी पार्टी में जिसमें आप, छोटी पार्टी में जहाँ पे फैसला हुआ लेकिन वो आपने इम्कान खारिज कर दिया वो इम्कान उन्होंने। हाँ, सेफ हेवन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको दोबारा क्लैरिटी दूं। मैंने जब ये ब्रेक आई थी इस दौरान आई कॉल्ड वन ऑफ माय सीनियर्स, तो उनसे मैंने ये लीडरशिप इलेक्शन कमीशन वाली जो है ओपिनियन ली, एंड ही वाज ऑफ द सेम ओपिनियन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड समाज है और हमारे आज़ाद लोग PTI को ज्वाइन कर सकते हैं। बट जो इसमें स्केप्टिकल है वो ये है कि probably they'll be pressurized not to, वो एक अपनी जगह चीज़ मौजूद है। दूसरा सवाल है, भट्टी साहब मेरे सवाल का जवाब जो है ना सही तरीके समझ सकते हैं। पाकिस्तान की टोटल जो एरिया है वो 7,96,000 किलोमीटर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कौन किधर छुप सकता है 3 दिन के लिए, ये मेरे आई कैन नॉट रिस्पेक्ट दैट। और दूसरी बात ये कि ये इशू 3 दिन का नहीं है, इशू 3 दिन का तब शुरू होता है कि जिस दिन से वो हल्फ उठाएगा। अगर वो हल्फ नहीं उठाता तो ये 1 महीने पे भी जा सकता है। इसहाक डार 4 साल के लिए पाकिस्तान में हल्फ उठाने नहीं आए थे, तो अगर कोई मुल्तान से इंडिपेंडेंट जीत जाता है और वो 3 दिन छुपे या 3 महीने छुप ले, जाना तो उसने इस्लामाबाद मोटर पे ही है। बिल्कुल ठीक। वो क्यों से रास्ते से जाएगा, GT रोड पे जाए या मोटर पे भी जाए, कहीं ना कहीं तो गरीब पे पकड़ा ही जाना है जी। माय बैड सर, मेरे से में ये पॉइंट वाकई नहीं आया। ये बात फिर तो कोई समझ नहीं आ रहा कि मामला क्या है। भट्टी साहब आते फिर बातों में उन्होंने फैक्ट्स बता दी है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। लेकिन चले और कुछ नहीं है तो एक चीज पहले ही वैसे सबको पता है, लेकिन और क्लियर तो होगी ना कि यार ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर। लेकिन बाजवा साहब वोट डालना फिर भी बड़ा जरूरी है। बाजवा साहब आप क्यों उस वक्त से बड़ी माजरत के साथ सिर्फ नेगेटिविटी प्रमोट कर रहे हैं? आप क्यों ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा? अब ये भी तो सोचे ना कि अल्लाह करे कल के इलेक्शन इस तरह की पॉजिटिव चेंज लेके आए और किसी के लिए इस तरह का मौका ही बाकी ना बचे। आजाद जीते ही हाँ, नहीं आजाद जीते और इतनी ज्यादा तादाद में जीते कि कोई ये सोच भी ना सके कि वो उनके जोर जबरदस्ती उनके साथ अकबर बेचारा ख्वाहिशों को खबर तो नहीं बना सकता ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए गुजारिश ये है कि मामला देखिए, कल जब वोट से फैसला करना है, हम क्यों एक कमजोर फरीक देख के तो सब उस पर सवारी कर देते हैं? क्या इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है सब कुछ सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही कर रहा है? हम कमजोर से सवारी नहीं कर रहे, हम तो खुद बेबस और कमजोर और लाचार हैं। मैंने एक गुजारिश सुने कि और एक छोटी सी चीज सुनवानी है, मैंने उस्मान डार को छोटी सी सुनवानी है, मजबूर किया टीवी लाज पे जाने का। मजबूर तो हम है, ये कहां मजबूर है? इलेक्शन कमीशन ने तो हम ये नहीं बता सकते कि आज रात लिस्टें बन रही हैं, किस किस को उठाया जाएगा भाई आप। लेकिन भट्टी साहब इमरान साहब की बात गौर से सुने, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छी बातें करें, मायूसियां नहीं फैलानी चाहिए, बात समझे आप, वो ठीक कह रहे हैं। मैंने एक चीज से सुनवानी है, पाकिस्तान की तारीख के जो बेहतरीन पिछले 2-3 महीने गुजरे हैं उसके नतीजे में अगर आप ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हो सकते तो मेरे ख्याल में हमें किसी नफ्सियातदान से रजू करना चाहिए। ठीक है ना? पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे पॉजिटिव था ना,
वो बड़ा क्लासिकल केस है, कभी उस पर भी रोशनी डालें। अभी डाल देते हैं। कासिम सूरी साहब का 50,000 वोट जाली और 22,000 वोट वो जिस पे नादरा के मुताबिक पांव के अंगूठे लगे हुए थे, और वो केस बनने की बजाय उनको सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने स्टे दे दिया। 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया वो केस नहीं फिर लगा। मामला ये है कि यहाँ पे मुझे याद है वो वैसे उस वक्त भी सवाल उठा था। मैं समझता हूँ कि ये जो जुल्म हुआ इसके नतीजे में जो आपने हमला किया वो बिल्कुल मैं इमरान यूसुफ को सेकंड करता हूँ, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। मेरा एक दोस्त नहीं, काजी साहब आप ज्यादती करें, मायूस ना हो। सूरी साहब का हमारा ये एक दोस्त है वो गधे पे बैठा है, कह रहे गधे पे अमेरिका जाऊंगा बगैर पासपोर्ट के बगैर वीजे के। देखिए गधे पे जा सकता हूँ। अच्छा मैं एक मिनट समीरा सिर्फ एक मिनट, वो हम असल में देखें, अब हम बात कर रहे थे वोटर टर्नआउट इस दफा ज्यादा होने की तवक्को है, होना भी चाहिए, और 60% है जो 18 to 35 है। अच्छा वो यूथ के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने कल एक बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया है, मैं चाह रहा हूं कि जरा वो सुन लें। आप सिर्फ वो चला दीजिए। अच्छा रफीक रजवाना साहब ने सेमिनार में जो चलिए जी, साबिक गवर्नर रफीक रजवाना साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, वैसे तो साबिक हैं लेकिन हमेशा के लिए गवर्नर साहब, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रफीक रजवाना साहब, PMLN काफ़ी इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और आप लोगों ने तो बड़े बड़े इश्तिहार भी छपवा दिए हैं कि जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो गए हैं। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कल के इलेक्शन को लेकर के, कितनी मार्जिन से आप लोग सीटें जीतने जा रहे हैं, और आपको कोई खौफ नहीं है कि बिल्कुल शफाफ इलेक्शन है, कोई टेंशन नहीं है कि कोई धांधली हो रही है या कोई वोट चोरी होगा, सबको बाकियों को है? देखिए इंशाल्लाह उम्मीद है शफाफ होंगे, और दुआ भी है शफाफ हो। अगर खुदा न खास्ता शफाफ ना हुए तो फिर इलेक्शन जो है ना वो उसके बाद के हालात जो है वो फिर शायद खराब ही हो जाए। तो इंशाल्लाह शफाफ है, बिल्कुल शफाफ होने चाहिए। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, और देखें हमने तो गैर शफाफियत के तो बड़े हमने खमियाजे भुगते हैं। ठीक, लेकिन रफीक रजवाना साहब आपको मजा आ रहा है ये इलेक्शन देखने का? क्योंकि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, जो आपकी मुखालिफ पार्टी थी PTI, जहां पर पंजाब में सही तौर पर आप लोगों का मैदान सजना था, वो तो बेचारे उस तरीके से ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिली उन्हें, ना उस तरह से उनको कोई कैंपेन करने दी गई। तो कोई मजा आ रहा है आपको इस तरह का इलेक्शन जीतने का, या अगर जीत भी जाते हैं आप, जीतने का कोई मजा आ रहा है? नहीं, जीतने का तो जब जीतेंगे तो बताएंगे कि मजा आया या नहीं आया। उससे पहले की आप बात करें तो कम से कम मैं ये समझता हूँ कि PTI को भी खुले बंदों इजाजत होनी चाहिए थी, और अनफॉर्चुनेटली या उनके अपने जो कारनामे थे उसकी वजह से उनका बल्ले का निशान भी गया, और 9 मई के वाक़े के उन्होंने खमियाजे भुगत रहे हैं, और उनके वर्कर उनकी वजह से ही खमियाजा भुगत रहे हैं। तो अगर ये उनको भी मौका जितना भी दे सकते हैं दे दे, मजीद दे दे तो अच्छा है, इलेक्शन में गहमा गहमी हो जाती। बहरहाल बराबर की बुनियाद पर सबको हिस्सा लेने देना चाहिए। तब उसने जो गलत काम किया है, जिन्होंने कानून की खिलाफवर्जी की है या रियासत के खिलाफ चढ़ दौड़े हैं, वो अपनी जगह भुगते उस बात को। एब्सोल्युटली सर, वो जिनके खिलाफ केसेस हैं वो, लेकिन वो मुलजिम है ना, अभी मुजरिम हुए नहीं थे, वो मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए था। उससे पहले ही तकरीबन उनके सब ओपोनेंट्स ने ये डिक्लेयर भी कर दिया और ये मान भी लिया कि जनाब इन्होंने किया है, केसेस चल रहे हैं हुजूर, वो तो कोर्ट्स ने बताना था कि क्या कितनी सदाकत है उन इल्जामात के अंदर कि ये प्लान था या नहीं था। एनीवेज कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक। थैंक यू सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा कि बहुत से रिजर्वेशंस आपकी जमात को भी रहे हैं, मौलाना साहब को रहे हैं टेररिज्म के हवाले से, और फिर दूसरा मौसम की सख्ती के हवाले से कि जिस वक्त में इलेक्शन कराया जा रहा है वहां तक की तो बात हमने देखी है कि कैंपेन्स तो जहां पे बर्फें पड़ रही हैं वहां पे भी बड़े जोरों शोर से जा रही हैं, तो वो मसला तो नहीं रहा। उसके अलावा आपकी जमात भी ये बात करती है कि वोट चोरी होने का खदशा है। आपको किससे डर है वोट चोरी होने का? देखिए, वोट चोरी होना तो शायद दूसरे नंबर पे है, हम शायद दे रहे हैं। सॉरी आपकी आवाज कट गई, दोबारा फरमाइए। सुबह जो हमारे दफ्तर में की बात करें, दहशतगर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं कि वो बेसिकली ज्यादा हमारे लोग तो मर रहे हैं इस वक्त, और हमारे साथ तो इस तरह के मसाइल पेश आ गए हैं और हमें जो है वो धमाकों के साथ रोका जा रहा है। हमारे बाजोड़ से मामला शुरू हुआ था और आज किला सैफुल्लाह तक पहुंच गया। तो ये इंतहाई ज्यादती वाले मामला हैं, लोग जो है वो शहीद किए जा रहे हैं, लोग कत्ल किए जा रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है।
और एक तरह से ये इलेक्शन में एक गलत ट्रेंड जो है ना वो डेवलप किया गया है। इसमें हमें रोका जा रहा है, आप इसको ये कह सकते हैं कि ताकि हमारे लोग निकल ना पाए। कौन रोक रहा है सर? धमाके तो हो रहे हैं ना, धमाके तो आप भी देख रहे हैं। ये अब आप बताइए कि कौन रोक रहा है, या रियासत बताए या गवर्नमेंट बताए कि कौन रोक रहा है? हम तो पहले से ही या वो है दाइश खुरासान है, और क्या कह सकते हैं उस पर? वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी हुआ धमाका, अटैक्स उन पे भी हुए हैं, बंदे उनके भी शहीद हुए हैं। इस तरह के धमाके तो कोई भी नहीं हुए, उनका तो कोई बंदा इस तरह से शहीद नहीं हुआ। ठीक है, ब्रेक की तरफ बताएं। वैसे ओवरऑल यकीनी बात है जो जानी नुकसान हुआ है आपकी जमात को या कोई भी हो, एक बहुत बड़ा नुकसान है। ओवरऑल इलेक्शन की एनवायरनमेंट से आप मुतमईन है कि इलेक्शन साफ शफाफ हो रहे हैं? इलेक्शन में सूरत हाल ये है इस वक्त, मेरा ख्याल है कि मैं खुद जो है 2-3 दर्जन कंप्लेंट्स कर चुका हूँ। अचानक जो है वो इलेक्शन स्टाफ तब्दील हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और उसके बाद जब हम कंप्लेंट करते हैं वो कहते हैं नहीं ये तो माइनर सी तब्दीली है। फिर उसके बाद कभी रिवर्स हो जाता है, कभी रिवर्स नहीं होता। ये हमारे साथ ये मसला भी है बलूचिस्तान में भी और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी। ठीक, अच्छा रजवाना साहब, हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि मैं वैसे थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। 2013 के अंदर भी जब इलेक्शन डे था, वोटिंग हो गई, उसके बाद अभी काउंटिंग पूरी नहीं थी हुई। एक बड़ी तनकीद हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उससे पहले तकरीर कर दी, अपने आप को उन्होंने वजीर आजम डिक्लेयर कर दिया एक हिसाब से। इस दफा उन्होंने 2 दिन पहले कर दिया, मतलब वो तो चले फिर वोटिंग के बाद था। वो कल लास्ट तकरीर में वो कह रहे हैं अभी से जश्न मनाना शुरू। उन्होंने कहा मैं वजीर आजम हूँ। मैं एग्जैक्ट आप कहेंगे तो आपको भी सुनवा भी देता हूँ उन्होंने क्या फरमाया। मैं सुन ले मेरी बात, मैं सुना हुआ है मैंने। अच्छा, बात ये है कि डिक्लेयर तो आप कर रहे हैं, आपके मुंह में शक्कर घी शक्कर आपने डिक्लेयर कर दिया। अब बात यह है कि वो हमारे लीडर हैं, बहुत बड़ी पार्टी के कायद हैं, तो वो हालात को देख के वो कह रहे हैं। तो अब देखें, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है या जरदारी साहब ने कहा कि आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो हो गए, तो वो इट डज नॉट अमाउंट टू डिक्लेरेशन कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। वो अपने अपने दावे भी होते हैं, अपनी अपनी एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है भाई। अब बात यह है कि हाँ, ये जरूर है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने की बात होती है तो कम से कम कंपैरेटिव अगर आप एनालिसिस करें तो जो अदवारे हुकूमत अब तक हमने देखे हैं, जिनमें मियां नवाज शरीफ साहब रहे, बाकी लीडरान भी रहे, तो कंपैरेटिवली जो अदवारे हुकूमत थे, मैं ये समझता हूँ, इसलिए नहीं समझता कि मैं नून लीग का हूँ, इसलिए कि कंपैरेटिवली हमारा दौर जो था, मियां नवाज शरीफ जितना अरसा जितनी दफा वजीर आजम रहे, कंपैरेटिवली हमारा बेहतर दौर था। ठीक है, अब उसको सामने रख के लोग एक आस लगाए बैठे हैं। और अभी बात हो रही थी उस वक्त, तो मैंने आपको वो आपके सवाल के मुताबिक जवाब दे दिया कि आपको जीत का मजा आ रहा है। देखिए, ये इलेक्शन जीत के भी मजे वाला इलेक्शन नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, सियासी इस्तेकाम के साथ साथ माशी इस्तेकाम जरूरी है, और जिसके नसीब में भी हुकूमत होगी, अल्लाह करे हमारे नसीब में हो, तो हुकूमत चलाना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। और मियां नवाज शरीफ साहब कई दफा कह चुके हैं कि ट्रिपल स्पीड से काम करना पड़ेगा, सबको मिल के काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान सबका हालात के मुताबिक जो है ना मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि। चलिए, रफीक रजवाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। और कामरान मुर्तज़ा साहब आप भी मौजूद रहे, आपका भी शुक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इस टाइप के इलेक्शन से, जिसके ऊपर सब ही रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं, क्या कोई इस्तेहकाम आएगा? चौधरी साहब, आप क्या समझ रहे हैं, ये जो इलेक्शन हो रहा है इसके बाद वाकई 2029 में इलेक्शन होगा, या फिर आपको लगता है कि जल्दी भी हो सकता है? देखिए समीना, इसमें एक दुनिया में सिविल डिसोबीडियंस जो है ये की एक स्टडीज हैं और उनका एक प्रिस्क्रिप्शन है, और उसमें जो मेजर एक चीज़ लिखी गई है कि जो एक माशरे में जो इंस्टेबिलिटी आती है, तो उसमें इस किस्म के इलेक्शंस जो हैं वो 60% रोल किरदार अदा करते हैं। यानी बाकी एलिमेंट्स एक अलग होते हैं, लेकिन जो इस किस्म के इलेक्शंस इस वक्त हो रहे हैं, जो कि मार्ड है प्री पोल रिगिंग से, और प्री पोल रिगिंग भी ऐसी कि जो पाकिस्तान में उसकी तारीख नहीं मिलती, लोगों को अगवा करना, नॉमिनेशन पेपर्स छीन लेना, प्रपोजल एंड सेकेंडर्स को थ्रेट करना,
फिर कैंपेन नहीं करने देना, दफ्तर नहीं खोलने देना, एजेंटों का कल पता नहीं है कि पोलिंग स्टेशंस के ऊपर क्या मामला होगा। तो इस किस्म के इतने ज़्यादा जो मामलात कभी जो है हो रहे हैं, और जिस तरह से नेकेड किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद जो मोस्ट अनफॉर्चुनेट बात है कि जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराने के लिए, या अदालतें हैं जिनका काम है, सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे फैसले आए हैं कि जिनको आप अफसोसनाक कह सकते हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं कि न आइन के मुताबिक है, न कानून के मुताबिक है। खान साहब ने जिक्र किया सूरी केस का कि जी वो 5 साल से स्टे दिया था, कि पहली दफ़ा दिया है, क्या मजीद जो है केसेस नहीं है, क्या सेनेटर इसहाक डार को या मतलब किसी और के केसेस नहीं थे? ये हमेशा इलेक्शंस में होता है। एक केस को उठा के उसके ऊपर मीडिया कैंपेन बिल्ड की जाती है। क्या इसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर जलसा करके मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज शरीफ ने गालियां तक तो दे दी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तब तो JIT नहीं बनी। अब JIT बनती है, साफियों को बताया जाता है कि ज़्यादा दौर में तुम्हें कोड़े भी पड़े थे। तो इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा ले-दे होगी, और इसके नतीजे में मैं कम से कम अपने स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ आई एम डेड क्लियर कि इसके बारे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और पाकिस्तान में जो बेचैनी है ये मजीद बढ़ेगी। किसी को अगर कोई खामख्याली है तो आपके ख्याल से इसके रिजल्ट्स कंट्रोवर्शियल रहेंगे, या बाय एंड लार्ज लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे और कहेंगे चलो जी अब हो ही गए हैं तो जो भी हुकूमत बन रही है उसको मौका दे दिया जाए? देखिए, अभी बहुत सारे मामलात में क्वेश्चंस उठाए जा चुके हैं। एक पार्टी है ही इलेक्शन से बाहर, लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इलेक्शन डे पर क्या होता है। बहुत दफ़ा हमने देखा, इवन 2018 में भी प्री पोल रिगिंग और बाद में RTS की बात हुई, लेकिन इलेक्शन डे के ऊपर एक आम तासुर ये है कि इतनी ज़्यादा रिगिंग आप कर नहीं सकते डिपेंडिंग अपॉन द टर्न आउट। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि टर्न आउट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो कल फैसला होगा कि कंट्रोवर्शियल है या नहीं? ये कंट्रोवर्शियल तो मुझे लगता है समीना अब हो चुके हैं, ये हम नहीं कह सकते कि इट्स नॉट अ कंट्रोवर्शियल इलेक्शन। अगर इजाजत दें चौधरी साहब से एक सवाल पूछ लें, टाइम बड़ा शॉर्ट है जरा। बस चौधरी साहब, सुना आप बड़े इस्लामाबाद के हलकों में इधर उधर घूमे भी हैं, कुछ जलसे भी नजर आए हैं, तो जरा बताएं 3 सीट्स जो लास्ट टाइम तीनों PTI ने ली थी, अभी कौन आपको लग रहा है जीतता हुआ? मुस्तफा नवाज खोकर भी आज़ाद हैसियत में है वहाँ पर, असद उमर इस दफ़ा नहीं है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? अगर तो अवाम के वोटों से वरिया देखेंगे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातों में है, लेकिन मैंने मुस्तफ़ा नवाज खोकर की कैंपेन को ज़रा करीब से देखा है, और आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद उन्होंने G7 जो कि प्योरली इस्लामाबाद का एक शहरी इलाका है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा भी किया, और वो वहाँ पे लोगों को काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल है। उनकी कैंपेन भी काफ़ी ऑर्गेनाइज है, और उन्होंने काफ़ी लोगों में अपने स्टांस की वजह से, एक इंडिपेंडेंट आपको पता स्टांस है, जो पीपल्स पार्टी से उन्होंने सेनेटरशिप से इस्तीफा दिया, प्रिंसिपल के ऊपर इस्तीफा दिया, तो उसकी काफ़ी एक्सेप्टेंस है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्तफा नवाज खोकर विल बी वन ऑफ द लीडिंग कैंडिडेट्स इन 47 एंड 48। 46 में जो है वो नून लीग की जो सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर तो जहाँ पूरे मुल्क में जैसी है वैसे ही है, 46 में तो बिल्कुल ही वो कमज़ोर हैं जो उनके कैंडिडेट हैं। तो ये जो इस्लामाबाद के जो कैपिटल के 3 हल्के हैं, इसमें मुझे अंदाज़ा ये होता है कि 2 हल्कों पे मुस्तफा नवाज खोकर वर्सेस PTI होगा, और 46 में ज़ाहिर है PTI वर्सेस नवाज लीग होगा। तो इसमें एक बात मैं ऐड करूं, मुस्तफा नवाज खोकर कुछ देही इलाकों में, जो नॉट एग्जैक्टली देही पर इस्लामाबाद के थोड़ी सी जो ज़्यादा डेवलप्ड इलाके नहीं है, जिसमें सैदपुर है या विलेज एरिया है, उधर बड़े काम कराए उन्होंने, वो उसमें भी बड़े वो ये भी कह रहे हैं कि वो जरूरी नहीं कि किसी पार्टी में शामिल हो। मुझे लग रहा है कि वो शायद इंडिपेंडेंट हैसियत से ही उसमें वो असल इंडिपेंडेंट है, वो असल इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, अब इस सेगमेंट में हमारा जो यहाँ पे वक्त है खत्म हो गया, और जाहिर है वैसे हमारी ट्रांसमिशन बार बार जारी रहती है, बीच में हमारे बुलेटिन्स और प्रोग्राम्स का सिलसिला भी चलता रहता है। तो इस सेगमेंट से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तमाम मेहमान जो हमारे साथ मौजूद रहे, खासतौर पर सेनेटर बप्पी साहब और चौधरी साहब, आपका शुक्रिया, और बाकी जाहिर है हमारे जो एनालिस्ट हैं वो आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। इस सेगमेंट से मुझे और अकबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।